हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 4 रासायनिक साम्य चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चंस देख लिए थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए तथा साम्य अवस्था स्थिरांक को समझाइए। यहाँ पर हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है वो समझाना है और साथ में साम्य अवस्था स्थिरांक को भी उसके अंदर बताना रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, रासायनिक साम्य का नियम समझाइए। यानी ये जो नियम होता है ये रासायनिक साम्य का नियम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फटाफट से इससे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर यानी वेग उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना है। आपको लिखना है कि ताप हमारा निश्चित होता है ना, तो यहाँ लिखा है निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की कोई दर होती है। दर यानी वेग, कितने वेग से यानी कितनी स्पीड से वो काम करेगा वो निर्भर करता है उसके सक्रिय मात्रा पर, है ना। उसके अंदर कितना सक्रिय मात्रा है उस पदार्थ, मान लिया ये पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर कितना सक्रिय मात्रा है वो इसकी स्पीड को यानी इसके जो क्रिया करने की दर है उसको प्रभावित करता है। यानी जो किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर होती है, स्पीड मतलब दर होती है, वो उसके अंदर जो सक्रिय पदार्थ होता है उसके समानुपाती होती है। लेकिन बस आपको एक लाइन लिखनी है, निश्चित ताप पर। आगे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर जैसे हमने किसी पदार्थ की बात की थी, अब यहाँ पर हम पूरी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि पूरी अभिक्रिया की जो वेग होगा यानी पूरी अभिक्रिया की जो दर होगी उसके अंदर जो अभिकारक होते हैं उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लिया एक अभिक्रिया है A+B और क्या बन रहा है C+D बन रहा है ना। यह अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो A और B जो अभिकारक है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम नीचे डिटेल में समझते हैं, अभी आप केवल थ्योरी कर लीजिए। अब मान लिया हमने कोई अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया आपको एज इट इज एग्जाम में लिखनी है याद करके, A, B और इससे बन रहा है M और N। ठीक है, और ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एम और स्मॉल एन जो दिख रहे हैं ये है आपके सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, अब हम लगाएंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, जो नियम हमने ऊपर पढ़ा है उसी के अनुसार। अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया क्या होता है पहले आप वे समझ लो। जब अभिक्रिया आगे से होती है और पीछे के उत्पाद अगर बन रहे हैं यानी AB से MN बन रहे हैं तो ये आपकी अग्र अभिक्रिया है। ठीक है, अगर हम उल्टा कर दे MN से स्टार्ट करें और AB आपको बनेगा, है ना, MN आपके अभिकारक हो जाएंगे और AB आपके उत्पाद हो जाएंगे। उल्टी अभिक्रिया जब कराते हैं तो उसे बोलते हैं प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अग्र अभिक्रिया यानी आगे वाली अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा। ऊपर हमने नियम पढ़ा है कि अग्र अभिक्रिया या कोई सी भी अभिक्रिया होती है उसका जो वेग होता है वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ आगे वाली अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक है उनके द्रव्यमान आपको लेने हैं। तो द्रव्यमान लिखने के लिए, सक्रिय द्रव्यमान लिखने के लिए हम देखेंगे A ब्रैकेट में और पीछे B ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो आगे इसकी दे रखे हैं ये इधर पावर में चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों A और B दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल निकाल लिया है, क्योंकि हमने नियम में यही बोला है कि जो हमारा वेग होता है अभिक्रिया का वो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमको पता है कि स्थिरांक आता है, तो इसके लिए लिखेंगे KF, K यानी स्थिरांक और F यानी अग्र अभिक्रिया। तो KF और पीछे का आपको एज इट इज लिख देना है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ से अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतीप अभिक्रिया। प्रतीप अभिक्रिया यानी अभिक्रिया आपकी MN से चालू हो रही है ना। यानी इस बार आपके अभिकारक कौन है, M और N है, चालू यहाँ से हो रही है यानी अभिकारक M और N है और उत्पाद आपके A और B है। अब आपके अभिकारक M और N है तो नियम के अनुसार ये हो जाएगा आपका M की पावर M और N की पावर N। क्यों? क्योंकि आपको अभिकारकों के द्रव्यमान का गुणनफल लेना है, इसलिए यहाँ अभिकारक AB थे तो अभिकारक AB का गुणनफल लिया, यहाँ अभिकारक MN है तो MN का गुणनफल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने ऊपर लिया है इसी तरह से आपको MN की अभिक्रिया लिखनी है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका स्थिरांक आएगा। यहाँ स्थिरांक आपको प्रतीप अभिक्रिया के लिए KB यूज करना है।
के नीचे आ जाएगा बी और पीछे आपको एज इट इज लिख देना है, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमें 2 समीकरण नंबर मिल गए, 1 और 2। आगे लिखेंगे हम के एफ तथा के बी समानुपाती स्थिरांक के उपरोक्त अभिक्रिया साम्य अवस्था पर। अगर जो अभिक्रिया हमने ऊपर लिखी है ना, सबसे ऊपर ए बी जिससे हमारे एम एन बन रहे या एम एन से हमारे ए बी बन रहे, अगर ये साम्य अवस्था में आ जाए, है ना, साम्य अवस्था वाला ही चैप्टर चल रहा है, तो अगर दोनों अभिक्रिया आगे वाली अग्र अभिक्रिया पीछे वाली पश्च अभिक्रिया जो है ये साम्य अवस्था में आ जाए तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों को हम आमने सामने रख सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू है ये समीकरण नंबर 1 की के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी और के बी एम की पावर एम एन की पावर एन, ये दोनों आमने सामने रख सकते हैं। इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये के एफ आपका एज इट इज रहेगा, ये जो के बी है इसको के एफ के अपॉन में ले जाना, तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, ठीक है। और ये जो ए की पावर है बी की पावर बी है इसको ले जाओ आप एम एन के अपॉन में, यानी ये आ जाएगा इसके अपॉन में और ये आ जाएगा इसके अपॉन में, तो समीकरण नंबर 4 मिल जाएगा। ये देखो के एफ अपॉन के बी और इधर हो गया एम की पावर एम एन की पावर एन ए की पावर ए और बी की पावर बी, समीकरण नंबर 4। आगे लिखा है के एफ एवं के बी स्थिरांक है, अतः इन दोनों का मान एक स्थिरांक होगा, यानी इन दोनों की जगह, दोनों स्थिरांक है, इन दोनों को हटाकर हम समीकरण नंबर 4 के अंदर केवल के बी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे के का मान समीकरण 4 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 4, तो देखो ये पूरा है, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, केवल के, तो हमारे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 5, पीछे का आपको एज इट इज लिखना है। ये देखो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ के को साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक कहा जाता है, ये जो के है इसी को हम साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक कहते हैं, तथा समीकरण नंबर 5 को रासायनिक साम्य का नियम कहते हैं। ये जो समीकरण 5 आया है यही आपका रासायनिक साम्य का नियम है और यही आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम था, जिसे हमने पूरा समझा दिया है। तो आई होप आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आप इसे अच्छे से ट्राई कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।